हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम लोग बच्चन सिंह सीरीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कल हमने लास्ट पुराण काव्य और अन्य काव्य देखे थे। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर श्रृंगारपूर्ण दर्पपूर्ण काव्य। तो फटाफट से स्टार्ट करूँ बिना किसी देरी के। तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जहाँ मैं कहूँ मोस्ट वहाँ आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ने हैं हेमचंद। महत्वपूर्ण है। कल हमने पुष्पदंत पर छोड़ा था। जैन मुनियों में हेमचंद अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात हैं। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ उनका बहुत सम्मान था। किसका? हेमचंद का। किसके यहाँ पे? तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ पर। सिद्धराज के भतीजे कुमार पाल ने राजा होने पर भी सम्मानित किया। सिद्धराज के आग्रह पर उन्होंने प्राकृतिक अपभ्रंश का ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा। तो आपको याद रखना है शब्दानुशासन के लेखक कौन है। वे प्राकृतिक के पांडित्य बेहद महत्वपूर्ण है। व्याकरण के अतिरिक्त उन्होंने देसी नाममाला, कुमारपाल चरित्र, एक कुमारपाल प्रतिबोध भी है। तो ध्यान रखना कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुमारपाल चरित्र, हेमचंद आदि ग्रंथों का इन्होंने क्या किया? प्रणयन किया, लेखन कार्य किया। सिद्ध हेम शब्दानुशासन में पता नहीं कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया। एक चोटी का व्याकरण और इस कोटि का सहृदय अत्यंत विरल संयोग से यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं हेमचंद के लिए कि इतना बड़ा व्याकरण ग्रंथ लिखना और इतना सहृदय लेकर बहुत ही मुश्किल से ऐसे संयोग मिलते हैं कि किसी का हृदय इतना कोमल हो और इतनी महान व्याकरण ग्रंथ की रचना करे। इसमें बहुत सारी व्याकरण करने में कठिनाइयाँ हैं, लेकिन ये हेमचंद ने किया है, तो ये विरल ही कोई संयोग कहा जा सकता है। इस मधुकोश में जैनियों के नैतिक उपदेश भी मिलेंगे। रीतिकालीन नायिकाओं के पूर्व रूप भी और वीर दर्पोक्तियाँ भी, यानी कि जो हेमचंद शब्दानुशासन है उसमें आपको रीतिकालीन नायिकाएँ भी मिलेंगी, जैन धर्म के नैतिक उपदेश भी मिलेंगे और वीर योद्धाओं के वर्णन भी मिलेंगे और सौंदर्य और प्रेम का सहज काव्योक्ति भी मिलेगी। इनमें से कुछ तो दोहे अछूते हैं और टटके हैं कि मानो विभिन्न ग्रामांचलों की मंद मुग्ध मिट्टी से उठा लिए गए हों। यानी कि ये कह रहे हैं मानो ऐसे दोहे हैं कि सचमुच जीते जागते उदाहरण हो, जो देखे हों लेखक ने वही उदाहरणों को उठा के सामने रख दिया हो। संभवतः ये दोहे तत्कालीन आवीरों और गुर्जरों के उन्मुक्त जीवन में रसे बसे रहे हों, पर इससे भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये दोहे लोक काव्य हैं। इन्हें कवियों ने अपनी अनुभूति कल्पना द्वारा समझित शब्दों में विन्यस्त किया है। यहाँ पे कह रहे हैं बच्चन सिंह हेमचंद जी के लिए कि ये बिल्कुल भी आपको भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये कोई लोक काव्य है। सीधी सी बात है कि उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम और बहुत ज़्यादा ज्ञान के साथ इन दोहों को लिखा होगा। तो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। सिर जरखंडी, लोहड़ी, गली मड़ीरा 20, तेवे गिड्डा गराबियो, बुद्धे उडबईस। तो यहाँ पर नायिका के सिर पर फटा पुराना वस्त्र है। यहाँ वर्णन किया है कि नायिका के गले में 10-20 गुरुओं की माला भी नहीं है, फिर भी मुग्धा नायिका के अप्रतिम सौंदर्य गोष्ठ के रचकों की उठक बैठक कराता रहा है। इसी को कहते हैं अलंकृति पुनः कॉपी। किसने कहा है? मम्मट ने। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लेखक ने कैसे वर्णन किया एक नायिका के फटे पुराने वस्त्रों में है वो, और उसके कोई सजावट नहीं, कोई सुंदरता नहीं है नायिका में, लेकिन फिर भी लेखक ने इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है कि यदि पढ़ने वाला पाठक है वो उठा बैठक करता ही रह जाता है किससे? लेखक की सुंदरता का। जय के वही पावीसु पियो अकिया कड्डिसु करीसु, पाणी नवई शराबी जिब्बे सबंग पईसीसु। प्रिय से मिला गया, किंतु एक बार प्रिय के मिल जाने पर वह अभूतपूर्व कार्य करना चाहती है। वह प्रिय में सर्वांग सहित से समा जाएगी कि जिस तरह नए टटके सकोरे पानी। सकोरे का मतलब होता है कच्चे पानी का बर्तन, जिसमें पानी डालेंगे तो पानी और बर्तन कच्ची मिट्टी कैसे बिखर जाती है, या पानी रखने का बर्तन। परिवेक्षण की सूक्ष्मता और कल्पना की उदारता अब प्रस्तुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए फटाफट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। द्वारा अत्यंत प्रभावशाली इंद्रिय दृश्य गंध बिंब प्रस्तुत किया गया है। अब दो वीर दर्पपूर्ण चित्र देखिए किस तरह से हेमचंद ने वर्णन किया है। खग व्यासई जहीं लहियों पियत ही देसई जाहूँ, रण दुभक्के भगाई जिड़बियों जिज्जे बुलाऊँ। नायिका अपने प्रिय से कहती है कि तुम कहाँ आ गए, यहाँ तो रण दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, युद्ध न करने से हम दुर्बल हो गए हैं। अतः हे प्रिय उस देश चले जाओ जहाँ खड़क का व्यवसाय होता हो। दुर्भिक्ष मिर्जा गालिब के यहाँ भी है। इस मामूर में कहत गम ए उल्फत उसद असद। एक जगह युद्ध का काल है, दूसरी जगह उल्फत का। दोनों दुर्भिक्षों में अपने अपने युगों की दो मनोवृत्तियाँ बोलती हैं। एक विशेष परिस्थिति में नायिका अपने पति की पहचान कराती है। यहाँ पे जो हेमचंद शब्दानुसार दोहे लिखे हैं, उन्हीं दोहों का यहाँ पे वर्णन किया गया कि किस तरह से हेमचंद जी ने इन दोहों को लिखा है और इन दोहों की यहाँ पर क्या कि ये पूरा व्याख्या करके बताया गया कि नायिका कैसे क्या कह रही है। तो उनकी जो शब्द का वर्णन था, उनकी जो लेखनी थी, वो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से हेमचंद वाकई में एक महान
लेखककार या उन्होंने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा, चुन चुन के शब्दों का उसमें सदुपयोग किया है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा जल्दी ही पढ़ लेना चाहिए। बाकी ये दो जो आपको दिख रहे हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, आने वाले नहीं है एग्जाम में। अपनी सेना को भागते हुए देख, शत्रु सेना को बढ़ते हुए देखकर मेरे प्रिय हाथों की करवाल यानी कि तलवार शशि लेखा की तरह चमक उठी। ये आप लोग देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है वो आगे देखते चलेंगे। मेरुतुंग जो अगला लेखक है हमारा, जो अगले कवि अपभ्रंश काल से मेरुतुंग प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने प्रबंध चिंतामणि, ये बस इनकी जो रचना है ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है? मेरुतुंग ने 1304 में संस्कृत में लिखा है। इसमें अनेक ऐतिहासिक कथा प्रबंध, ये ध्यान रखना कि मेरुतुंग में किसका वर्णन है, तो अनेक ऐतिहासिक कथा प्रबंधक हैं। सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल आदि के इतिवृत्त इस तरह प्रस्तुत किए गए हैं, उनके ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो गई है। ये महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ से, गुलेरी जी के मतानुसार कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास की रक्षा के प्रति अधिक सचेत हैं। तो यहाँ पे गुलेरी जी का जो कथन है ये महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रबंध में अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरे बनाए गए हुए, इनमें मुंज के दोहों का साहित्यिक और महत्व अधिक है। साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। मंज धीराधिपति मालवा नरेश प्रसिद्ध भोज के चाचा थे, वे वीर भी थे और रसिक भी। तो यहाँ पे जो गुलेरी जी ने वर्णन किया है कि जो मंज धाराधिपति मालवा के नरेश भोज के चाचा थे, वे वीर भी थे और रसिक भी थे। रसिक कुछ ज़्यादा ही थे। वे अपनी चहेती के पास जो 12 योजन दूर रहती थी, जिसे हम आजकल 12 कोस 12 मील कह सकते हैं, ऊँट पर सवार होकर जाते थे और उसी रात लौट हुए आते थे। रसिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। एक बार उन्होंने तैलब नरेश पर चढ़ाई की और बंदी बना लिए गए। मुंज की लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया गया। मुंज को लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया गया। इश्क तो इश्क आतिश है, जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बुझे। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मुंज के वर्णन का कि किस तरह के। तो मेरुतुंग ने जो रचना लिखी प्रबंध चिंतामणि, तो उसमें ये वर्णन कहीं ना कहीं मिलता है। तो वहाँ तैलब के नरेश की अधेड़ बहन मृणालवती से, ये नाम ध्यान रखना है आपको, कर बैठे। उधर मुंज के समर्थक उन्हें छुड़ाने की लंबी सुरंग खोद चुके थे। मुंज ने मृणालवती से अपने संग भाग चलने के लिए कहा। मुंज युवक था, मृणालवती अधेड़। वह उदास हो गई। उसकी उदासी को लक्ष्य करके मुंज कहता है कि मुंज भड़ई मुड़ा बलई जब्बण गयो न झूरी, जय शक्कर जय खंड तेज तो इस मीठी चूरी। यह कहता है कि चीनी चाहे दरदरी हो जाए, चाहे उसको पीस लो, चाहे उसको कुछ भी कर लो, चीनी की मिठास कभी भी कम नहीं होती। तो इस तरह वो कहता है कि मृणालवती बीते हुए यौवन का संताप ना कर। यदि शक्कर के सैकड़ों खंड भी कर दिए जाएँ तो भी वह मीठी ही रहती है। जीवन की सार्थकता का अर्थ समय समय पर बदलता रहता है। सामंती जीवन की सार्थकता 3 बातों पर निर्भर थी: युद्ध, तीव्रगामी घोड़े की सवारी और सुंदरियों का आलिंगन। वह कहता है, यू जम्मू नग्गू ग्यू भड़ सिरी खग्गू न भग्गू, तिखा तुरई न माणिया, गोरी गली न लग्गू। यदि योद्धा के सिर पर खड़ग न टूटा